इस पार्ट में भी हम बात करने वाले हैं एडमिशन के बारे में और सोसाइटीज और क्लब के बारे में बात करने वाले एक ही चीज। तो एडमिशन के बारे में हम बात करने के लिए मेरे साथ हैं यहाँ पे, नाम क्या है आपका? देवव्रत। हाँ, तो गाइस मेरे साथ यहाँ पे देवव्रत हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से एडमिशन के बारे में। यार देखो, मैं तो काउंसलिंग के थ्रू आया था। देखो, दो कॉलेज में बेसिक प्रोसीजर हैं। पहला तो है डायरेक्ट, जो तुम्हारा अगर पीसीएम है या पीसीएमबी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और उनके नंबर पे हो जाता है। और एक जो तुम्हारा काउंसलिंग होता है उसमें जो तुम्हारा मेन होता है वो होता है जेई मेंस का स्कोर और थोड़ा बहुत पीसीएम का स्कोर, पर उतना मैंडेटरी नहीं है। जेई मेंस का स्कोर मैंडेटरी है क्योंकि जो कुछ ब्रांचेस की रैंक होती है काफ़ी अच्छी चली जाती है। जैसे जब मैंने एडमिशन लिया था तो सीएससी की रैंक काफ़ी अच्छी गई थी, 70,000 के आसपास गई थी। और अगर नॉर्मली बाकी ब्रांचेस का देखें, अगर जैसे सीएससी में कई ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस है, जैसे सीएस हो गई, सीएसआईटी हो गई, सीएससीडीएस हो गई, एआईएमएल हो गई, तो इन सब की जो कट ऑफ है 2 लाख तक जाती है। और अगर होम स्टेट है तो फिर और लंबा तक जा सकता है। लाइक फीमेल ओनली है तो 3.5 लाख भी जाती है इसकी जगह। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ये रहा, देवव्रत ने बताया यहाँ पे आप लोगों को कि यहाँ पे एक ही चीज में अगर एडमिशन कराना चाहते हो तो यहाँ पे आप यूपी टेक के थ्रू आप यहाँ पे आ सकते हो एडमिशन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सोसाइटीज के बारे में और क्लब्स के बारे में। तो यहाँ पे एक ही जी में सोसाइटीज कौन कौन सी हैं? देखो, कॉलेज में क्लब्स और सोसाइटी का कल्चर बहुत अच्छा है। एक तो यहाँ पर 2 डिवीजन है, अगर मेजर लें तो एक हमारी कल्चरल सोसाइटीज हैं, दूसरी हमारी टेक्निकल सोसाइटीज हैं। कल्चरल सोसाइटी वास्ट डोमेन ऑफ थिंग्स को कवर करती हैं। जैसे ड्रामा के लिए भी हमारे पास सोसाइटी है, डांस के लिए भी है, म्यूजिक के लिए भी हमारे पास सोसाइटी है, फैशन के लिए भी हमारे पास सोसाइटी है। उसके बाद सोशल वर्कफेयर और सोशल वेलफेयर के लिए भी हमारे पास सोसाइटी है। उसके बाद हमारे पास सोसाइटी हैं जो आर्टिस्टिक वर्क करती हैं, जैसे डेकोरेशन हो गया, पोएट्री हो गई, और वो क्या होता है, अरे जो लोग बनाते हैं, स्केच हो गया। हाँ, तो इस सब के लिए हमारे पास। और उसके बाद अगर प्रोफेशनल स्पीकिंग में जाना है हमें तो उसके लिए हमारे पास सोसाइटी है जो प्रॉपरली उस चीज़ पे फोकस करती है कि आपका कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आपको बात कैसे करनी चाहिए, आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। जैसे अगर मैं नाम लूँ तो फुटप्रिंट्स है जो आर्टिस्ट के लिए है, फिर रेंसा है जो हमारी सोशियो एथिकल सोसाइटी है, फिर होराइजन है कम्युनिकेशन और एथिक्स के लिए, फिर गूंज हो गई ड्रामा के लिए, यूफनी हो गई म्यूजिक के लिए, ताल हो गई डांस के लिए, वर्ब हो गई फैशन के लिए। इसके अलावा इन्फोकॉम भी है और 1-2 सोसाइटीज और भी हैं। फिर हम आते हैं टेक्निकल पे, अगर जो बहुत मेजर फोकस है, मतलब मैंने बाकी कॉलेजेस में नहीं देखा इतना, जो यूपी टीयू के हैं। तो हमारे कॉलेज में जो टेक्निकल सोसाइटीज हैं उन पर कॉलेज की तरफ से बहुत फोकस होता है। हाँ, ऑब्वियसली हम बाहर से स्पॉन्सर हमें अलाउ नहीं होता कॉलेज में लाने के लिए, पर अगर हमें कोई भी इवेंट कराना होता है तो कॉलेज स्वेच्छा हमें फंड्स देता है, तो हमें स्पॉन्सरशिप के लिए भागना नहीं पड़ता इतना। यानी कोई भी इवेंट हमें कराना है तो हम डायरेक्ट एचओडीज या फिर जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके पास जा सकते हैं। हमें बहुत स्मूथली एप्लीकेशन पे साइन होकर सारा फंड आराम से निकल जाता है। टेक्निकल सोसाइटीज में अगर बात करें तो टेक्निकल सोसाइटीज को मोटा मोटा 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक जो प्रॉपर डिपार्टमेंट्स की हैं, जैसे सिविल डिपार्टमेंट का अपने पास अपना निर्माण है, फिर ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के पास अपनी सोसाइटी है फिनिक्स। उसके बाद सीएससी की अपनी टेक्निकल सोसाइटी है जो डिपार्टमेंट होल्ड करता है, आईटी के पास अपनी डिपार्टमेंट की है। तो ये मेजर हर सेमेस्टर में एक इवेंट कंडक्ट कराते हैं। वो टॉक हो सकता है, कोडिंग इवेंट हो सकता है, और कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई वर्कशॉप हो सकती है। उसके अलावा कई और सोसाइटीज़ हैं जो डिपार्टमेंट से एफिलेटेड तो है पर डिपार्टमेंटल नहीं है, वो भी टेक्निकल, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग सेल हो गई, बिग डेटा हो गई, मशीन लर्निंग के लिए हमारे पास सोसाइटी है, और कोनेटस है हमारे पास मतलब क्लब्स भी हैं कॉलेज में। जैसे पहला हमारे पास प्रोग्रामिंग क्लब है जो जिसके बहुत अच्छे प्रोग्रामर्स हुए। अगर प्रोग्रामिंग क्लब की तुम हिस्ट्री उठा के देखोगे हमारे कॉलेज की, जो हमारे भी सीनियर्स रहे हैं, मतलब बहुत बेहतरीन। कोड फोर्सेस में सबकी रैंकिंग 1400-1500 के ऊपर है। बहुत ही बेहतरीन सीनियर्स रहे हैं प्रोग्रामिंग क्लब में। दूसरा जो हमारे पास गूगल का GDSC जो है उसका वो भी क्लब है हमारे कॉलेज में, वो भी बहुत स्मूथली रन होता है। उसमें जो सीनियर्स आए हैं उन्होंने अपना पेपर अजरबैजान में जाके अभी शो किया था मशीन लर्निंग का। उसके अलावा जो इस कॉलेज का मेन फोकस है, मतलब वो सोसाइटी नहीं, वो डिपार्टमेंट है, वो है हमारा SI जो है सॉफ्टवेयर इंक्यूबेटर। लाइक पहले वो 2 पार्ट्स में था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बिजनेस इंक्यूबेटर, फिर दोनों को मर्ज करके सॉफ्टवेयर इंक्यूबेटर बन गया। और सबसे जो कहेंगे ना इलीट क्लब है इस कॉलेज में प्रोग्रामिंग का और डेवलपमेंट का, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर इंक्यूबेटर ही है। उसके अलावा कई और सोसाइटीज हैं, जैसे टेडेक्स हो गई, टेडेक्स के लिए हमारे पास है। हमारे पास आइडिया लैब भी है, आइडिया लैब जो टेडेक्स होल्ड कराता है। आइडिया लैब इसके अलावा जितने भी इंटरप्रेन्योरशिप के वर्क्स होते हैं, जो वर्कशॉप होती है वो करवाती है।
देखो टेक्निकल सोसाइटीज का इस कॉलेज में बहुत महत्व है, क्योंकि बाकी टाइम इस कॉलेज हमें सीनियर से इतना इंटरेक्ट करने नहीं देता। मुझे नहीं पता मेरे डिपार्टमेंट के सीनियर्स कौन है, मैं जिन सीनियर्स को जानता हूँ वही हैं जो मेरी टेक्निकल सोसाइटीज़ में थे। मैं अगर कभी भी किसी भी काम में फंसता हूँ तो जो सीनियर्स हैं वो सोसाइटी वाले ही आपको हेल्प करते हैं। उसके अलावा जो मेजर फोकस है इस कॉलेज में सोसाइटीज़ का, वो है स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देना। लाइक कॉलेज की पढ़ाई के बीच टाइम नहीं मिलता कि प्रोफेसर आपको कुछ कराए, तो जो वेब डेवलपमेंट हो गई, डेटा एनालिटिक्स जैसी चीज़ें हो गई, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ें हो गई, जो प्रॉपर हैंड्स ऑन कोडिंग वगैरह होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज में सोसाइटी ऑर्गेनाइज कराती है। कॉलेज फंड्स देता है, इसके लिए हम कॉलेज में जो सेमिनार्स हॉल्स होते हैं सबको अलॉट होते हैं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन की वर्कशॉप है, और हर सेमेस्टर हमें कम से कम एक तो करानी होती है। लाइक मैं 2 टेक्निकल सोसाइटीज में हूँ और हमें हर सेमेस्टर का बजट कॉलेज को देना होता है कि हमने 2 इवेंट अंडर कराए ही, नहीं तो फिर वो बंद कर देंगे सोसाइटी। वो फोर्स करते हैं, मतलब फोर्स इन द पॉजिटिव सेंस कि वो चाहते हैं कि हम बच्चों के लिए काम करें, तो इसके लिए भी हमें काफी मेहनत लगती है। और एक बहुत अच्छी बात है इस कॉलेज में सोसाइटीज की कि हर सोसाइटी के पास खुद की डेडिकेटेड लैब है। जो एसआई है उसके पास तो खुद की लैब है 24 घंटे के लिए। जो बाकी सोसाइटीज हैं वो आफ्टर कॉलेज आवर्स लैब में बैठ के सारा काम निपटा सकती है 12-12 बजे। और जो सैटरडे संडे वीकेंड्स होते हैं उसमें भी वहाँ के लैब खोल सकते हैं, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर ये परमिशन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को होती है जो उस सोसाइटी का पार्ट है, बाकी कोई लैब में ऐसे नहीं जाता। सोसाइटी जो क्लब है वो पर्सनल ग्रोथ के लिए मतलब कैसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए? तो इस कॉलेज देखो हर चीज़ का अलग प्रोस्पेक्ट होता है, पर ये सोसाइटी और क्लब यहाँ पर कॉलेज में तुम्हें इन्वायरमेंट दे देते हैं। जैसे जितने भी लास्ट हैकाथॉन हुए हैं जो कॉलेज में जीते हैं वो सोसाइटी के स्टूडेंट्स नहीं जीते हैं। जो सोसाइटी के मेंबर नहीं थे मैंने उनको ऐसा जीतते हुए नहीं देखा किसी हैकाथॉन पे, ना वो गए हैं, क्योंकि सबसे पहला काम जो होता है हैकाथॉन के लिए टीम बनाना। और जो सोसाइटीज होती हैं उसमें ऑलरेडी तुम्हारे पास एक टीम है जिनके साथ आप रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनके साथ बहुत एडजस्ट करना आसान होता है। उसके अलावा जब आप हैकाथॉन्स में जाते हैं तो कॉलेज की प्रेफरेंस ये होती है कि जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बंदे उनको पहले भेजे। तो उनका जो ट्रैवल का भी अलाउंस होता है कॉलेज की तरफ से मिलता है हमें 50-60%। जो फूड का अलाउंस, स्टेइंग का अलाउंस होता है वो भी कॉलेज की तरफ से कवर होता है। पर ऑब्वियसली आपको रिजल्ट शो करने होते हैं। अगर आपको रिजल्ट शो होगा तो फिर कॉलेज के लिए बेहतर है, सोसाइटी के लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है। और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कॉलेज की तरफ से हमें मिलते हैं सोसाइटी वाइज, वो भी हम लैब में बैठ के काम करते हैं। तो इससे जो हमारा ग्रोथ है ना वो देखिए केवल कॉलेज की पढ़ाई से नहीं होता। तो जितने भी सोसाइटी ने वो खुद अपनी वेबसाइट बनाती हैं, खुद उनको होस्ट करती हैं। कोई अगर उनको इवेंट करवाना है तो उसके लिए भी वेबसाइट डेवलप करती हैं, ऐप्स डेवलप करती हैं, वो खुद के मशीन लर्निंग ऐप्स डेवलप करती हैं। तो मतलब ये सारा काम आप जब एक जगह बैठ के करते हैं तो आपको एक माहौल मिल जाता है, इन्वायरमेंट मिल जाता है ताकि उसमें खुद डेवलप हो सके। और जैसे अभी आपने यूज किया था एक आइडिया लैब के बारे में, हाँ। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आइडिया लैब पहले तो आईटी डिपार्टमेंट के अंदर आती है, और आइडिया लैब क्या प्रमोट करती है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई बिजनेस है, कोई ऐप है जिसको आप मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए अगर आपको जो सीड फंडिंग होती है वो आइडिया लैब की तरफ से मिल सकती है। पर आइडिया लैब के जो इवेंट्स होते हैं वो आपको जीतने पड़ते हैं। जैसे इनका आइडियाथॉन होता है एक इवेंट, तो ये मेन का आप आइडिया लैब का है। इसके अलावा ये बाहर से जो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं जैसे टेडेक्स होगा अभी कॉलेज में, वो भी आइडिया लैब के अंदर किया है। तो ये और इसके अलावा जो आपकी मैनेजमेंटल स्किल्स हैं ये आइडिया लैब के थ्रू होती हैं। यानी इस सोसाइटी में बहुत सोसाइटीज हैं, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है करने के लिए। और इस सोसाइटी में जितनी भी लाइफ है आपकी वो आपकी फिर इन सोसाइटीज के राउंड ही घूमेगी। कजला सोसाइटी में जैसे अगर आप आते हैं, कजला सोसाइटी में जो सेकंड सेमेस्टर में रिक्रूटमेंट स्टार्ट होता है उसके लिए भी रिटन टेस्ट होते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। और सेकंड ईयर में जब आप आते हैं तो टेक्निकल सोसाइटीज के लिए होता है, उसमें भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक कोडिंग राउंड होता है मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में। उसके बाद एक रिटर्न राउंड हो सकता है, कुछ लोग क्रूज कराते हैं, कुछ लोग नहीं करवाते हैं। उसके बाद पीआई होता है, और उसके बाद जितने भी बंदे सोसाइटीज में सिलेक्ट होते हैं उन सबको एक 2 महीने के पीरियड में रखा जाता है ताकि वो खुद को एक्सेल कर सकें। उसके बाद 2 महीने बाद वो बंदे सिलेक्ट होते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो गैस यहाँ पे मेरे साथ दिव्यांशु भाई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताएंगे रिव्यू करके कि हॉस्टल और पीजी और यहाँ पे फ्लैट, इन तीनों में से आपको क्या लेना चाहिए। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे थे, ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पार्ट में मैं कवर कर लूँ। तो आप लोग दिव्यांशु भाई आप कुछ बताएं। सो गाइस, मेरा नाम दिव्यांशु पटेल है। मैं अभी अपनी बैचलर्स अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहा हूँ, एंड अभी एट द मोमेंट मैं 3rd ईयर में हूँ। एंड ये हमारे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, ये हमारा 3rd ईयर 4th ईयर का हॉस्टल है BH1। मैं इसमें रह रहा हूँ इन अ ट्रिपल सीटर रूम। तो हमारे पास इस कॉलेज में 3 हॉस्टल्स हैं बेसिकली। फर्स्ट ईयर का हॉस्टल अलग है, दैट इज़ BH3। सेकेंड ईयर का हॉस्टल अलग है BH2, एंड 3rd ईयर 4th ईयर का हॉस्टल अलग है
ऑल्दो इसमें सेकेंड ईयर के भी बच्चे रहते हैं एंड इसमें कुछ फर्स्ट ईयर के भी बच्चे रहते हैं, दैट इज़ BH1। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि BH3 जो है हमारा फर्स्ट ईयर का हॉस्टल, उसमें डबल सीटर रूम्स हैं। उसके अलावा सेकेंड ईयर में ट्रिपल सीटर रूम्स हैं एंड थर्ड ईयर में हमारे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जो BH1 हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इसमें सिंगल सीटर एंड ट्रिपल सीटर रूम्स अवेलेबल है। तो फ्लैट और पीजी और हॉस्टल में लेने में काफी कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या जी। लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो वैसे ये फ्लैट में भी रह चुके हैं और हॉस्टल में भी रह चुके हैं, ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। जी, तो फर्स्ट ईयर में मैं जब आया था, फर्स्ट ईयर पर्टिकुलरली जो बच्चे आ रहे हैं इस कॉलेज में, उनके लिए सिंपली सजेस्ट करूँगा कि आप हॉस्टल लें। हॉस्टल लेने के पीछे मैं रीज़न आपको ये दे सकता हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा सा बॉन्डिंग बनानी होती है दूसरे बच्चों के साथ। आपके साथ के जो बच्चे हैं, आपके डिपार्टमेंट के बच्चे हो सकते हैं या फिर आपके सेक्शन के बच्चे हो सकते हैं, उनके साथ आप बॉन्डिंग बनाते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस साथ में आप लर्न कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। और फर्स्ट ईयर में ज़रूरत पड़ती, दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है उतनी ज़्यादा। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप फर्स्ट ईयर में हॉस्टल लें। हॉस्टल लेने के साथ एक बेनिफिट, जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में, वो घर के इन्वायरमेंट से आ रहे होते हैं, तो यहाँ पे आकर के हॉस्टल में रहने के साथ ये हो जाता है कि बच्चे खुल जाते हैं, उनको हॉस्टल लाइफ भी एंजॉय कर पाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, हॉस्टल लाइफ इसलिए बोला जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। तो फर्स्ट ईयर में बच्चे को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हॉस्टल लेना प्रेफर कर रहे हैं। जी, फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल लें। हॉस्टल का खाना वगैरह सब कुछ बाकायदा बहुत अच्छा है एंड जी, फर्स्ट ईयर में आइए तो आप हॉस्टल लीजिए। सेकेंड ईयर में मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा, सेकेंड ईयर में मैं खुद हॉस्टल में नहीं था, मैं बाहर चला गया, तो मैंने फ्लैट लिया था। तो उसके पीछे का रीज़न ये था कि सेकेंड ईयर की जो मेस है उसमें खाना थोड़ा सा डिसेंट है। हाँ डिसेंट है, आई वोंट से उतना अच्छा है जितना फर्स्ट ईयर में मिलता है। फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न मैं बाहर चला गया था। एंड सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं सेकेंड ईयर में जो आएंगे, उन्हें भी मैं रेकमेंड करूँगा आप बाहर जाइए। बाहर आप फ्लैट देख सकते हैं, पीजी देख सकते हैं, ऑल्दो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा पीजी जाना, बिकॉज इस कॉलेज के सराउंडिंग में जितनी पीजीज अवेलेबल हैं वो क्वालिटीज़, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड्स उतने अच्छे नहीं प्रोवाइड करते हैं वो। तो आप फ्लैट देख सकते हैं, फ्लैट देखिए, और वहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स में भी फेस करनी पड़ जाए, बट हाँ सेकेंड ईयर में आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए वो बहुत अच्छा होता है। तो जैसा कि आपने सेकेंड ईयर में पीजी लिया था, फ्लैट लिया था जी। तो आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि आप वहाँ पे फ्लैट में क्या क्या डिफिकल्टीज आई और क्या क्या आपको सीखने को मिली। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है फ्लैट में रहने से। बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि क्या सीखने को मिला और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। सो हमारा फर्स्ट ईयर ख़त्म, सबसे पहली प्रॉब्लम तो जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है वो ये कि फ़्लैट खोजना पड़ता है आपको, ठीक है। उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अलग अलग जगह, अलग अलग सोसाइटीज़ में आपको जा कर के बात करना पड़ेगा वहाँ पे। सो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन इसके लिए थोड़ी अच्छी हो ही जाती है कि आप जा कर के पता कर रहे होते हो, नेगोशिएट कर रहे होते हो, प्राइसेस नेगोशिएट कर रहे होते हो। फ्लैट मिल जाने के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स डील करनी पड़ती हैं जो आप खुद से करते हो, बिकॉज आउट हियर आप अकेले हो या फिर आप कितने लोग होगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बच्चे साथ में रह रहे होते हैं। तो फ्लैटमेट्स के साथ आप बाहर जाते हो, प्रॉब्लम्स शेयर करते हो। बाहर जाने पे फ्लैट में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलती हैं। पहली प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, खाने की प्रॉब्लम। आप उसके लिए मेड देख सकते हो एंड डेली बेसिस पे आप फल वगैरह, सब्जियां वगैरह आप लेकर के आ सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन आपको खाने में ये होता है कि आप टिफ़िन सिस्टम्स यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी सोसाइटीज़ के आसपास टिफ़िन सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। उनके अलावा आप क्लीनिंग वगैरह चाहें तो खुद से कर सकते हैं या फिर मेड लगवा सकते हैं उस चीज़ के लिए भी। एंड हाँ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे बाहर जाने पे, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है ट्रैवल की प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे इस कॉलेज के पास सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप ऐसी सोसाइटी देखिए, ऐसा फ्लैट देखिए जहाँ से आपको ट्रैवल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो, पर्टिकुलरली बिकॉज गर्मियों में यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके वजह से दिक्कतें होती हैं। अब कॉलेज में रहने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है हॉस्टल में रहने से जी कि आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। हाँ, इस चीज़ में मैं एक ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अक्सर कॉलेज में ऐसा होता है कि आप सारी क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे होते। आपने पहली क्लासेस अटेंड की, बाकी की 3 या 4 क्लासेस आपने नहीं अटेंड की, फिर 5वीं क्लास आपको मान लो अटेंड करना हुआ। तो उस केस में क्या होता है कि अगर आप बाहर रह रहे होते हो तो आपके पास जगह नहीं होती, आप कहाँ पे जा कर के रेस्ट करो। आप ऑब्वियसली अपनी फ्लैट जा सकते हो या तो लाइब्रेरी में बैठ सकते हो आप। फ्लैट जाने में, फिर वहाँ से वापस आने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि वो एक फिजिबल ऑप्शन नहीं लगता। तो इस वजह से जो आपने अभी बोला कि हॉस्टल में रहने की बेनिफिट है, हाँ वो बेनिफिट है, क्योंकि आप
हॉस्टल आप अपने क्लासरूम से निकल करके हॉस्टल रूम में आकर के रेस्ट कर सकते हो, उस टाइम को पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से, फार बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। अब एग्ज़ाम के समय में क्या होता है कि 9 बजे अगर एग्ज़ाम शुरू हो रहा होता है तो हम लोग यहाँ से 7-8:55 हम लोग निकलते हैं, 2-3 मिनट में 4 मिनट में हम लोग जी पहुँच जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। जी। तो ये बेनिफिट्स तो है काफ़ी ज़्यादा। हाँ। और समय का खपत कितना होता है मतलब बाहर में रहने से? बाहर रहने की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि जो आपका समय जाता है उस चीज़ का आपको आइडिया भी नहीं लगता कि समय कितने तेज़ी से और किन किन चीज़ों में निकल जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में निकल जाता है। आप बाहर जा रहे हो, खाना बनाना हो गया या फिर बर्तन भी साफ़ करने हो गए या फिर कोई जस्ट ट्रैवलिंग में घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं, तो वो चीज़ पता भी नहीं चलती है। बट हाँ, वो डेफिनेटली एक टाइम के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो बच्चे खासकर हॉस्टल में रह करके गए होते हैं उन्हें फील हो जाती है कि हाँ, हमारा टाइम अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा जा रहा हो। तो आप जैसा सेकेंड ईयर में हॉस्टल में रहे थे, जी। ठीक है, तो आप सेकेंड ईयर में मैं फ्लैट में रहा था। फ्लैट में रहे थे, जी। तो वहाँ से और हॉस्टल में आने में कितना समय लगता था आपको? वहाँ से मुझे अपनी क्लासेस तक आने में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 मिनट्स लग जाते थे। 30 मिनट्स जी। और 30 मिनट्स जाने में? 30 मिनट्स जाने में, बिल्कुल। ऑलमोस्ट। एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि सेकेंड ईयर में जो क्लासेस चलती हैं वो हमारी समर में भी क्लासेस चलती हैं और समर में यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा चला जाता है। आजकल भी आप देख रहे होंगे 45 डिग्रीज तक टेम्परेचर बड़े आराम से चला जाता है। तो इस टेम्परेचर में बाहर ट्रैवल करना, इतनी कड़क धूप में बाहर ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ये रहा दिव्यांशु भाई का रिव्यू हॉस्टल, पीजी और फ्लैट में आपको क्या चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने दोनों जगह रह चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों को ये बेहतर तरीके से आप लोगों को इन्होंने बताया है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग कहाँ रहना चाहते हो। ठीक है, आप लोग देख लेना, बजट वगैरह भी काफ़ी इशू रहता है। बजट का क्या सीन है बाहर रहने का? बजट का सीन ये है कि आप अगर बाहर जाते हो तो 1 BHK फ्लैट्स वगैरह तो आपको 5 से 7 हज़ार तक में मिल जाते हैं। 2 BHK फ्लैट्स वगैरह देखते हो तो आई डोंट नो एज ऑफ नाउ, बट हाँ, जिस टाइम पे मैंने देखा तो उस टाइम पे 10,000 11,000 तक मिल जा रहे थे। ऑल्दो आज के रेट्स का मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है क्योंकि मैं पिछले 1 साल से हॉस्टल में रह रहा हूँ। सो हाँ, बजट के इश्यूज हो सकते हैं। उस चीज़ को डील करने के लिए जो बच्चे यूजली करते हैं वो ये कि 2 से 3 लोग या 4 लोग जो है 2 BHK फ्लैट्स में रह लिए और साथ में जो रेंट आ रहा है या फिर मेंटेनेंस आ रही है उसे शेयर कर लेते हैं आपस में, तो ईजी पड़ जाता है। मतलब हॉस्टल का जो फीस है और बाहर में रहने में जो इतना खर्चा होता है, हाँ जी, कोई ज़्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। ऑल्दो इनिशियली जब आप कैलकुलेट करने बैठते हो तो आपको ये चीज़ ज़रूर लगती है, सारे बच्चों को फील होती है कि बाहर रहना थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा कम खर्चे होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जा कर के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो हमें पता नहीं चल रहे होते हैं डेली बेसिस पे ट्रैवल वगैरह में, वो क्यूमुलेट होकर के हॉस्टल फीस के बराबर ही हो जाती है। तो ठीक है, तो गाइस यही रहा दिव्यांशु भाई का रिव्यू रहा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना कि क्या रहना चाहिए। सारे मैं वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग वहाँ जाके हॉस्टल में देख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दिव्यांशु भाई अटेंडेंस का के बारे में। जी, अटेंडेंस के बारे में कॉलेज का क्या सीन है ये बताइए। अटेंडेंस इनिशियली जब आप आते हो फर्स्ट ईयर में आते हो तो कॉलेज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, पर्टिकुलरली स्ट्रिक्ट है अटेंडेंस को लेकर के, बिकॉज हमारा कॉलेज एकेडमिक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो एकेडमिक्स में क्योंकि ये कॉलेज AKTU से एफिलिएटेड है एंड AKTU का ऐसा रूल है कि आपका फर्स्ट ईयर में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, तो कॉलेज भी उस रूल को फॉलो करता है एंड मेंटेन करने की पूरी कोशिश करता है। देयर आर स्ट्रिक्ट एक्शंस टेकन और स्टूडेंट जो वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाते हैं, पर्टिकुलरली आप डिबार कर दिए जाते हो अपने सेशनल टेस्ट से या फिर प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट वगैरह से। इंटरनल्स भी आपके इंटरनल जो मार्क्स मिलते हैं आपको कॉलेज की तरफ से वो भी डिडक्ट हो जाते हैं काफ़ी हद तक। और ऐसे भी कुछ वेबसाइट वगैरह भी हैं क्या जहाँ पे हम अपने अटेंडेंस को देख सकते हैं? जी, आपकी अटेंडेंस जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होती है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि कॉलेज ने खुद से क्यूरेट किया है, खुद से बनाया है। वहाँ पे सारी चीज़ें ऑनलाइन मेंटेन होती है, आप उसे चेक भी कर सकते हो एंड डायरेक्ट अटेंडेंस आजकल जो हो रही होती है वो डायरेक्ट उसी प्लेटफॉर्म पे उस लग जाती है एंड आप एट द मोमेंट इंस्टेंटली आप चेक कर सकते हो। हाँ, तो अटेंडेंस क्राइटेरिया गाइस सभी कॉलेज जो AKTU से एफिलेटेड है सबका क्राइटेरिया सेम ही रहता है, 75% अटेंडेंस का वहाँ पे जाके। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए अटेंडेंस आपका 80% है तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे चेक भी कर सकते हो और क्लास भी अगर नहीं जाना है तो आप लोग उसी बेसिस पे एब्सेंट भी कर सकते हो, बस 75% रहना चाहिए आपको बस अटेंडेंस। ठीक है, तो ये रहा गाइस अटेंडेंस और हॉस्टल, पीजी और फ्लैट के बारे में।
दिव्यांशु भाई ने आप लोगों को बताया इसके बारे में। सो गाइस कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है, तो वो मैं कवर कर लेता हूँ, जैसा कि हो गया ड्रेस कोड और हो गया स्पोर्ट्स। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में। तो ड्रेस कोड में गाइस कॉलेज का कोई प्रॉपर यूनिफॉर्म ड्रेस नहीं है, तो आप लोग जो है यहाँ पे सिविल ड्रेस पहन के आ सकते हैं, ठीक है। तो कॉलेज में सिविल ड्रेस ही चलता है, ठीक है। तो ये रहा ड्रेस कोड के बारे में। इसमें अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो कि फुल शर्ट और ये सब क्या पहन के आना चाहिए, लेकिन ये सब के बारे में आपको कॉलेज आने के बाद ही आपको अच्छे से पता चल पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि सिर्फ यहाँ पे सिविल ड्रेस चलता है कॉलेज में। तो वैसे हमारे सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे वो है स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो वैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले जाते हैं EKG में, ठीक है। तो वैसे मैं नाम लेता हूँ, ठीक है, कौन कौन सा स्पोर्ट्स है। पहला हो गया क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, चेस। ये कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 स्पोर्ट्स खेले जाते हैं EKG में, ठीक है। और इनमें से ऐसे भी कई ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो कि जोनल्स लेवल, स्टेट लेवल और कई सारे IITs आते हैं ये लोग खेलने के लिए, ठीक है। तो जो इस बार के फर्स्ट ईयर आ रहे बच्चे 2024 में, तो उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है स्पोर्ट्स पे काफ़ी स्पोर्ट्स में आप ज्वाइन करके और इसी बहाने आप लोग इसी के थ्रू आप लोग कई सारे IITs भी घूमने को आपको मौका मिलेगा। पहले क्या सीन था, क्रिकेट को IITs वगैरह नहीं जाते थे खेलने के लिए, ठीक है। तो इस बार क्या किया कि IIT ये लोग मंडी भी गए थे खेलने के लिए, तो बाकी आप लोग देख लेना। तो वैसे आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो वैसे करती इस ब्लॉग को आज यहीं पे, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो ये। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।